बात करते हैं यहाँ पर मध्यकालीन राजस्थान की बात करते हैं। मध्यकालीन राजस्थान में क्या होता है, जैसे मेवाड़ के लिए यहाँ पर बताया गया है, हो तो नहीं मेवाड़ तो होती नहीं हिंदवाड़, खाड़ो कदे न खड़क तो भारत चित तो भाग। यानी मेवाड़ सूर्यवंशी हिंदू शासकों का शासन था, विश्व का सबसे दीर्घकालीन वंश था ये, और यहाँ के शासकों को हिंदुआ सूरज कहा जाता है। मेवाड़ के शासकों की कुलदेवी थी बाण माता, और मेवाड़ के शासक स्वयं को एकलिंग नाथ जी के दीवान मानते थे, यानी शिव के दीवान मानते थे। मेवाड़ के राज चिन्ह में एक पंक्ति लिखी हुई है, जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करता। यानी 566 में हम बात करें, गोहिल ने 566 में मेवाड़ में गोहिल वंश की स्थापना की, और इसके वंशज गोहिल या गहलोत कहलाए। बप्पा रावल की बात करें हम, बप्पा रावल इसका वास्तविक जो नाम था कालभोज था। ये हरित ऋषि की गाय चराते थे, और हरित ऋषि के आशीर्वाद से 734 एडी में यहाँ पर राजा मान मौर्य से चित्तौड़ छीन लिया और नागदा को अपनी राजधानी बनाया। और यहाँ पर एकलिंग जी का इन्होंने मंदिर बनवाया है, बप्पा रावल ने बनवाया था एकलिंग जी का मंदिर। मुद्रा प्रणाली शुरू की थी, अपने नाम के इन्होंने सिक्के चलाए हैं। उसके बाद में हम बात करें यहाँ पर जैसे अलट की, अलट का वास्तविक नाम आता है आलू रावल। इसने आहड़ की अपनी राजधानी बनाया, और आहड़ में एक वराह का मंदिर भी इन्होंने बनवाया है, और हूण राजकुमारी हरिया देवी से इनकी शादी हुई है। मेवाड़ राज्य में नौकरशाही की इन्होंने स्थापना की है। इधर हम बात करें कि जो शक्ति सिंह है ये मालवा में थे, और रण सिंह यहाँ पर सैम सिंह और सामंत सिंह नाडोल। तो सामंत सिंह नाडोल है यहाँ पर, इसने क्या किया था, गोहिल नामक शक्ति कुमार के समय में मालवा के राजकुमार ने चित्तौड़ के दुर्ग पर आक्रमण कर लिया। तो यहाँ पर जब चित्तौड़ के दुर्ग पर आक्रमण कर लिया मारवाड़ के शक्ति सिंह ने, तो मुंज के यहाँ पर राजा भोज ने त्रिभुवन नारायण शिव मंदिर बनवाया था, जिसे राव मोकल का यहाँ पर क्या बोलते हैं, सोमदेश्वर मंदिर यानी कि समादेश्वर मंदिर कहते हैं। इसका निर्माण भी इन्होंने करवाया है। तो सामंत सिंह है जो नाडोल के थे, यहाँ से इनका पुत्र भाग कर गया था गोहिल वंश, जिसने जाकर के स्थापना की थी। नेक्स्ट हम देखें रण सिंह की बात करें, जैसे रण सिंह, इसका अन्य नाम आता है करण सिंह। रण सिंह के दो पुत्र थे, एक तो छेम सिंह थे, एक राहब था। राहब ने सिसोदा गांव बसाया था, और छेम सिंह थे, इसको राजा बनाया गया, इसको राजा रावल भी कहते हैं। और छेम सिंह के दो पुत्र थे, कुमार सिंह और सामंत सिंह। तो यहाँ पर सामंत सिंह को यहाँ पर मेवाड़ का शासक बनाया गया जाता है, क्योंकि ये सामंत सिंह है, नाडोल पर आक्रमण करते हैं, और यहाँ पर इसका सामंत सिंह को मेवाड़ का शासक बनाया जाता है। लेकिन मेवाड़ के पड़ोसी और नाडोल के राजा कीर्तिपाल ने सामंत सिंह से मेवाड़ राज्य छीन लिया, और जब सामंत सिंह ने बागड़ में अपना राज्य स्थापित किया, कीर्तिपाल को छेम सिंह के छोटे पुत्र कुमार सिंह ने यहाँ पर कीर्तिपाल को छेम सिंह के छोटे पुत्र कुमार सिंह ने 1149 में पराजित किया, करके मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर लिया। और कुमार का वंशज यहाँ पर जयद्र सिंह आता है, यानी कि कुमार सिंह का वंशज है यहाँ पर फिर आता है जयद्र सिंह। फिर जयद्र सिंह आते हैं 1213 से 1250 तक। भूतला का युद्ध लड़ा है ना, भूतला का युद्ध 1234 में। सुल्तान इल्तुतमिश और जयद्र सिंह के मध्य जयद्र सिंह विजयी रहा यहाँ पर। इल्तुतमिश ने नागदा को तबाह कर दिया, इसलिए जयद्र सिंह ने चित्तौड़ को अपनी नई राजधानी बनाया। जयद्र सिंह के समय मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कहते हैं इसको, 1213 से 1250 को मेवाड़ के काल का स्वर्ण काल इसको कहा जाता है। भूतला युद्ध की जानकारी हमें जयसिंह सूरी की पुस्तक हमीद मदमर्दन से मिलती है। फिर तेज सिंह की बात करें हम, तेज सिंह की बात करें तो तेज सिंह में क्या होता है, आप तेज सिंह इनके समय बलवन को चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ तेज सिंह के समय, और 1260 में आहाड़ में श्रावा प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक ग्रंथ इन्होंने जैन ग्रंथ चित्रित किया है, जो राजस्थान का पहला चित्रित ग्रंथ है। तेज सिंह की रानी थी जैतल देव, जिन्होंने चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ का मंदिर बनवाया है। फिर आते हैं समर सिंह। समर सिंह का काल रहता है 1273 से 1302, और इनके समय रणथंभौर के हमीर ने यहाँ पर चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, और यहाँ पर खिराज वसूला था समर सिंह के समय रणथंभौर के हमीर ने चित्तौड़ पर आक्रमण करके।
गुजरात आक्रमण के लिए जाते समय अलाउद्दीन की सेना को से यहाँ पर इन्होंने कर वसूला था समर सिंह ने। रतन सिंह की बात करें, ये अंतिम रावल शासक था। 1302 से 1303 तक इन्होंने शासन किया है। रतन सिंह के एक भाई का नाम आता है कुंभकर्ण। ये यहाँ से नेपाल चला गया और नेपाल में राणा शाही वंश की स्थापना की। रतन सिंह की रानी का नाम आता है पद्मिनी और ये सिंघल देश के राजा गंधर्व सेन और चंपावती की पुत्री थी। राघव चेतन नामक एक ब्राह्मण ने अलाउद्दीन को पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया और अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। और इस आक्रमण के प्रमुख कारण थे अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा, सुल्तान की प्रतिष्ठा का प्रश्न और चित्तौड़ की सामरिक स्थिति, किले का सामरिक और व्यापारिक महत्व। ये कारण महत्वपूर्ण बताए जाते हैं। अलाउद्दीन के 8 माह के घेरे के बाद चित्तौड़ के किले में साका किया गया। साका क्या होता है? जौहर और केसरिया एक साथ होते हैं, उसे साका बोलते हैं। साका, केसरिया और जौहर एक साथ मिलकर के हो गए। यहाँ पर रानी पद्मिनी ने 16,000 रानियों के साथ यहाँ पर जौहर किया था। कब किया था? 25 जुलाई 1303 को यहाँ पर जौहर किया था। राजा रतन सिंह ने अपने महत्वपूर्ण योद्धाओं के साथ केसरिया किया। गोरा व बादल नामक 2 सेनापतियों ने यहाँ पर अद्भुत वीरता दिखाई और सिसोदा गांव का लक्ष्मण सिंह अपने 7 पुत्रों के साथ, ये कहाँ आ गया? सिसोदा गांव के लक्ष्मण सिंह अपने 7 पुत्रों के साथ यहाँ पर मारा गया। अलाउद्दीन ने किले पर अधिकार कर लिया और यह चित्तौड़ के किले का पहला साका था। और रतन सिंह यहाँ पर गोरा और बादल के सेना नायक थे। ये भी वीरता का इन्होंने केसरिया किया था। अलाउद्दीन के किले का नाम खिजराबाद कर दिया गया अपने बेटे खिजर खां के याद में या नाम पर। उसे अपने बेटे खिजर खां को यहाँ पर दे दिया गया। नेक्स्ट हम देखें, इस हमले के समय अमीर खुसरो अलाउद्दीन के साथ ही था और अपनी पुस्तक खजाइन उल फतवा में इसका जिक्र करता है। और 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी पुस्तक पद्मावत में पद्मिनी की सुंदरता का वर्णन किया है और ये पुस्तक अवधी भाषा में लिखी है। थोड़े दिनों के बाद चित्तौड़ का शासन मालदेव सोनग्रा को सौंप दिया गया और मालदेव ने यहाँ पर जालौर के कानड़देव सोनग्रा का भाई था। ये मालदेव कानड़देव सोनग्रा का भाई था मालदेव और इस मालदेव को मूछला मालदेव के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थानी साहित्यिक स्रोत और जनजातियों के अनुसार पद्मिनी पुंगल के पुण्यपाल भाटी की पुत्री थी। पुंगल गडरी पद्मिनी तू रानी सिरमोड़ जैसलमेर जलम लियो परणी गढ़ चित्तौड़। तो ये राजस्थानी साहित्यिक स्रोतों के आधार पर ये जानकारी पद्मिनी की दी गई है। गोरा बादल री चौपाई नामक पुस्तक है, हेमरत्न सूरी ने लिखी है। तो नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर क्या होता है कि राहप है। राहप ने सिसोदा गांव बसाया था। सिसोदा गांव के लक्ष्मण सिंह थे। लक्ष्मण सिंह के पुत्र आते हैं हरि सिंह। हरि सिंह के पुत्र आते हैं हमीर। और हमीर है यहाँ पर, ये सिसोदा गांव के जो थे इन्होंने हमीर पर आक्रमण किया। और राणा लाखा, तो मेवाड़ के रावल से मेवाड़ के राणा में ये परिवर्तन हो गया, यानी मेवाड़ के रावल बोलते थे, इसको राणा में परिवर्तन हो गया यहाँ पर ये। तो हमीर सिसोदा गांव के लक्ष्मण सिंह का पोता था जो चित्तौड़ के पहले साके में काम आ गए थे। यानी लक्ष्मण सिंह पहले साका में यहाँ पर मर गए थे सिसोदा सिंह। तो इसके पिता का नाम था हरि सिंह, हमीर के पिता का नाम। हमीर ने अब सिसोदिया कहलाने लगे और मेवाड़ में राणा शाखा की स्थापना हुई। पहले रावल चलते थे, अब राणा कहने लगे। फिर सिंगोली का युद्ध होता है। हमीर और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में सिंगोली का युद्ध होता है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है, यानी कि विकट युद्धों में शेर के समान इसको बताया गया है। रसिक प्रिया में हमीर को वीर राजा कहा गया है। चित्तौड़ के किले में अन्नपूर्णा मंदिर का निर्माण इन्होंने कराया है। हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है क्योंकि मेवाड़ को इन्होंने फिर से जीता था। राणा लाखा की बात करें, राणा लाखा को राणा लक्ष्य सिंह कहते हैं। 1382 से 1421 तक इनका शासन रहा है। इनके समय में जावर में चांदी की खान निकली गई थी और इसके समय में ही एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया है। नटनी का चबूतरा पिछोला झील के पास बनवाया है। कुंभा हाड़ा
नकली बूंदी की रक्षा करते हुए यहाँ पर मारे गए थे। और नकली गढ़ दीगो नहीं बिना घोर घमसान, सिर टूटा बिन किम करे असली गढ़ पर आन। तो यहाँ पर मेवाड़ में थे लाखा, लाखा के पुत्र थे चूड़ा, और मारवाड़ में थे चूड़ा, और चूड़ा की यहाँ पर बेटी आती है हंसाबाई, जो कि रणमल की बहन थी। तो राणा लाखा की शादी मारवाड़ के चूड़ा की पुत्री हंसाबाई के साथ होती है यहाँ पर। और इस अवसर पर लाखा के बेटे चूड़ा ने यह प्रतिज्ञा ली कि मेवाल का अगला राणा बहन है बनकर हंसाबाई के पुत्र को बनाया जाएगा। ऐसी प्रतिज्ञा के कारण चूड़ा को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहते हैं। और इस बलिदान के बदले चूड़ा के वंशजों को चूड़ावल हरावल में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यानी चूड़ावल है हरावल में, यहाँ से रहने लगे। हरावल क्या होता है? सेना का अग्रभाग, वहां पर रहने का इनको सौभाग्य प्राप्त होता है। हरावल सेना का अग्रिम भाग जो सबसे पहले युद्ध लड़ता है। चूड़ावतों को सर्वाधिक 4 प्रथम श्रेणी के ठिकाने दिए गए। 16 ठिकानों में से प्रथम श्रेणी के हैं, द्वितीय 16 ठिकाने प्रथम श्रेणी के थे, 32 ठिकाने द्वितीय श्रेणी के थे, और 64 यहाँ पर जागीरें दी गई। सलूम्बर नामक सबसे बड़ा ठिकाना इन्हें दिया गया। और राजधानी में राणा की अनुपस्थिति में सलूम्बर का रावत यानी रावल शासन कार्य संभालता था। मेवाड़ के शासकों का राजतिलक सलूम्बर का रावत ही करता था। मेवाड़ के जो भी शासक थे उनका राजतिलक सलूम्बर का रावल ही करता था। मोकल की बात करें, हंसाबाई का बेटा था मोकल। हंसाबाई के अविश्वास की वजह से चूड़ा मेवाड़ छोड़कर के मालवा चला गया। अब मोकल का संरक्षक हंसाबाई का भाई रणमल बन गया। मोकल ने चित्तौड़ में समदीश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। और समदीश्वर क्या है? परमार राजा भोज ने ये बनवाया था। एकलिंग जी के मंदिर का परकोटा इन्होंने बनवाया है मोकल ने। और गुजरात में राजा महमूद शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया जब मेवाड़ की सेना यहाँ पर राज संबंध में पड़ाव डाल रखी थी। तब क्या होता है? तब चाचा मेरा और मेहपा पवार ने मोकल की हत्या कर दी। उस समय इस पड़ाव में मोकल का बेटा कुंभा भी था, पर अन्य सरदारों ने उसे सुरक्षित चित्तौड़ वापस पहुंचा दिया। और मोकल की रानी कमलावती ने अहमद शाह के साथ युद्ध किया। फिर आते हैं राणा कुंभा। राणा कुंभा है रणमल राणा कुंभा के संरक्षक थे, और रणमल की बहन थी हंसाबाई। और मेवाड़ के दरबार में राठौड़ों का प्रभाव है यहाँ पर बढ़ रहा था। उन्होंने चूड़ा के भाई राघव देव सिसोदिया की हत्या करवा दी। और राठौड़ों ने इस प्रभाव को खत्म करने के लिए हंसाबाई ने चूड़ा को मालवा से मेवाड़ वापस बुलवा लिया। और यहाँ पर रणमल की उसकी प्रेमिका भारमली की सहायता से हत्या करवा दी जाती है। और रणमल का बेटा था जोधा अपने अन्य भाइयों के साथ भाग जाता है। वह बीकानेर के पास काहुनी नामक गांव में शरण लेता है। चूड़ा ने मंडोर पर हमला करके अधिकार कर लिया। हंसाबाई की मध्यस्थता से कुंभा व जोधा के बीच में संधि होती है, और इस संधि को आवल भावल की संधि कहते हैं। जोधा ने अपनी बेटी श्रृंगार कवरी की शादी कुंभा के बेटे रायमल से कर दी थी। नेक्स्ट हम बात करें, कुंभा की माता का नाम है सौभाग्यवती परमार। कुंभा की माता का नाम है। और 1437 में सारंगपुर का युद्ध होता है कुंभा के और महमूद खिलजी के बीच में। 1437 में सारंगपुर का युद्ध होता है। फिर मालवा का सुल्तान की बात करें, कुंभा इस युद्ध में विजयी रहता है, और इस विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ में विजयी स्तंभ का निर्माण करवाता है। और इस विजयी स्तंभ को कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। बीच में भगवान विष्णु की प्रतिमा लगी होने के कारण इसे विष्णु ध्वज भी कहते हैं। इसे मूर्तियों का अजायबघर भी कहते हैं। भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश भी कहते हैं। यह 9 मंजिला इमारत है, 122 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा है। और इसकी तीसरी मंजिल में 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। इसके वास्तुकार जैता व इसके पुत्र नाता व पूजा थे। और इनमें कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी गई है, जिसकी रचना अत्रि व उसके बेटे महेश ने की है। इनका ऊपरी भाग, यहाँ पर क्या है? इनका ऊपरी भाग है क्षतिग्रस्त होने पर महाराजा स्वरूप सिंह ने उनका पुनर्निर्माण करवाया था। कर्नल जेम्स टॉड ने इनकी तुलना कुतुब मीनार से की है। और फार्ग्यूसन ने इसे रोम के टार्जन से भी श्रेष्ठ बताया है। राजस्थान पुलिस का यह प्रतीक चिन्ह है। राजस्थान की पहली इमारत जिस पर डाक टिकट जारी किया गया है।
15 अगस्त 1949 को इस पर 1 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था। फिर बात करें जैन कीर्ति स्तंभ की। जैन कीर्ति स्तंभ में क्या होता है? 12वीं शताब्दी में एक जैन व्यापारी जीजा सहाय रघेरवाल घे- जीजा सहाय घेरवाल ने इसका निर्माण करवाया चित्तौड़ के किले में। जैनों के पहले तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित होने के कारण इसको आदिनाथ स्मारक भी कहते हैं। फिर 1457 में हम देखें चंपानेर की संधि। मालवा के महमूद खिलजी और गुजरात के कुतुबुद्दीन के बीच दोनों ने मिलकर के एक साथ कुंभा पर आक्रमण करने की योजना बनाई, लेकिन बदनौर के युद्ध में कुंभा इस दोनों की संयुक्त योजना को हरा देता है और सिरोही के सहमल देवड़ा को हराता है। नागौर के शख्स खां और मुजाहिद्दीन खां के खिलाफ सहायता देता है और नागौर के ये दोनों नागौर के लिए लड़ रहे थे। नेक्स्ट हम देखें कुंभा की उपाधियां। हिंदू सुल्तान कहते हैं, अभिनव भट्टाचार्य कहते हैं, राणो रासो कहते हैं, साहित्यकारों का आश्रयदाता कहा जाता है, हाल गुरु पहाड़ी किलों को जीतने वाला, दान गुरु छापामार युद्ध प्रणाली में पारंगत। कुंभा का स्थापत्य कला में योगदान हम देखें। श्यामल दास के वीर विनोद के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया है। कुंभलगढ़ का किला राजसमंद में। वास्तुकार थे मंडन। कुंभलगढ़ का ऊपरी भाग कटारगढ़ कहलाता है और यह कुंभा का निजी आवास था। इसे मेवाड़ की आंख कहते हैं। अचलगढ़ किले का पुनर्निर्माण सिरोही में करवाया। बसली व मचान सिरोही के अंदर बनवाए। बोमट दुर्ग है, बोमट के पठार पर डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बनवाए थे। कुंभा स्वामी का मंदिर है। कुंभा स्वामी का मंदिर बनवाया 3 किलों में, चित्तौड़ में, कुंभलगढ़ में, अचलगढ़ में। यहाँ पर कुंभा स्वामी का मंदिर बनाया, चित्तौड़ में बनवाया है, कुंभलगढ़ में बनवाया है और अचलगढ़ में बनवाया है। चित्तौड़ के किले में सिंगार चमरी का मंदिर बनवाया है। कुंभा के समय 1439 में धरण कसाय ने रणकपुर के जैन मंदिर बनवाए थे। चौमुखा मंदिर है, इसके वास्तुकार थे देवपाग और रणकपुर के जैन मंदिरों का एक मंदिर है ये चौमुखा मंदिर। कुंभा एक अच्छा संगीतज्ञ था और इसके संगीत गुरु थे सारंग व्यास। कुंभा द्वारा रचित संगीत ग्रंथ है सूट प्रबंध, कामराज रतिसार, जयदेव की गीत गोविंद पर टीका लिखा रसिक प्रिया, चंडी शतक पर भी टीका लिखी है, संगीत राज, संगीत सुधा, संगीत मीमांस, संगीत रत्नाकार पर भी टीका लिखे है। कुंभा के दरबार में एक विद्वान थे कान्हा व्यास। इनकी पुस्तक है एकलिंग महात्म्य। एकलिंग महात्म्य के पहले भाग की रचना कुंभा ने की है, जिसे राजवर्णन कहा जाता है। मंडन की पुस्तकें हम देखें। मंडन की पुस्तकें थी वास्तुकार, देवमूर्ति प्रकरण, राजवल्लभ, रूप मंडन, वास्तु मंडन, प्रसाद मंडन और सगुन मंडन। और मंडन के भाई का नाम था नाथा और उन्होंने एक पुस्तक लिखी है वास्तु मंजरी। मंडन के बेटे का नाम था गोविंद और उनकी पुस्तक लिखी है काला नदी वार दीपिका। कुंभा की बेटी रमाबाई भी एक अच्छी संगीतज्ञ थी। रमाबाई को जावर का परगना दिया गया है। कुंभा की बहन यहाँ पर लाला मेवाड़ी की शादी गागरों के शासक अचल दास खिलजी से हुई थी और चौहानों की एक उपशाखा थी। अपने पिता की हत्या यहाँ पर एक कटारगढ़ में कर दी थी, इसलिए इसको उदा को पितृहंता शासक भी कहते हैं। महाराणा कुंभा के काल में रणकपुर के जैन मंदिरों का निर्माण किया गया और 1429 एडी में एक जैन श्रेष्ठी दशक ने करवाया। रणकपुर के चौमुखा मंदिर का निर्माण विपाक नामक शिल्पी के निर्देशन में किया गया। रायमल की बात करें, रायमल जोधा की पुत्री और रणमल के भाई थे रायमल। जोधा की पुत्री और रणमल के भाई थे रायमल। सिंगार देवी रायमल की पत्नी थी। इन्होंने चित्तौड़ के पास घोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया। घोसुंडी में 2 सेंचुरी बीसी का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, जो राजस्थान में वैष्णव धर्म का पहला अभिलेखीय साक्ष्य है। रायमल ने चित्तौड़ के किले में अद्भुत शिव मंदिर का निर्माण करवाया। पृथ्वीराज रायमल का ज्येष्ठ पुत्र था। इसे उड़ना राजकुमार के नाम से जानते हैं। अपनी पत्नी तारा के नाम पर इसने अजमेर के किले का पुनर्निर्माण करवा के तारागढ़ नाम दिया और पृथ्वीराज के यहाँ पर 42 खंभों की छतरी है, कुंभलगढ़ के किले में बनी हुई है। पृथ्वीराज की जीज यानी कि जयमल देवड़ा ने पृथ्वीराज को जहर दे दिया था। पृथ्वीराज के जीजा थे जयमल देवड़ा, उन्होंने पृथ्वीराज को जहर दिया था। जयमल सोलंकियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया और तारा के पिता का नाम
सुल्तान सोलंकी था। महाराणा संग्राम सिंह की बात करते हैं। कुंभा के पौत्र थे और रायमल के पुत्र थे महाराणा संग्राम सिंह। एक चारण महिला की भविष्यवाणी सुनकर पृथ्वीराज व जयमल ने सांगा पर आक्रमण किया और सांगा को अपना एक हाथ यहाँ पर खोना पड़ा और सांगा वहां से भागकर यहाँ कहाँ पर गया, सोवंतरी गांव के रूपनारायण मंदिर में पहुंचता है, जहां पर मारवाड़ का बीदा जीतमालोद राठौड़ी की उपशाखा थी। ये सांगा की रक्षा करते हैं और बीदा रक्षा करते हुए यहाँ पर लड़ता हुआ मारा जाता है। जेतमाल दल जूझिया करवाला कटे सांगो मांगे चित्रकूट सिर विदा लुटे, यानी ये बदले में, यानी कि सांगा ने चित्तौड़ मांगा जिसके बदले में इन्हें सर कटा दिया। सांगा यहाँ से श्रीनगर यानी अजमेर में करमचंद पवार के यहाँ शरण लेता है। खानवा का युद्ध होता है फिर 17 मार्च 1527 को राणा सांगा और बाबर के बीच में। फिर खातौली का युद्ध होता है 1517 में, बाड़ी का युद्ध बोलते हैं इसको। ये दोनों युद्ध इब्राहिम लोदी के खिलाफ होते हैं, इसमें राणा सांगा विजयी रहता है। गागरौन के युद्ध में बालवा के सुल्तान महमूद खिलजी सेकंड को हराता है। इस समय गागरौन का किला सांगा के दोस्त में दीनी राय यानी चंदेरी के राजा के पास था। एमपी के थे दीनी राय, मेदिनी रॉय, ये मेदिनी रॉय के पास में था ये सांगा के दोस्त गागरौन का किला। और गागरौन का किला यहाँ पर सांगा के दोस्त थे मेदिनी रॉय, चंदेरी के राजा थे एमपी के, उनके पास था। गुजरात की रियासत ईडर के उत्तराधिकारी के प्रश्न पर गुजरात के राजा मुजफ्फर शाह सेकंड को हराया गया। बयाना के युद्ध में सांगा और बाबर को हराता है और खानवा का युद्ध 1527 में होता है। बाबर इस युद्ध में पहले जिहाद की घोषणा करता है। मुसलमानों से तमगा कर हटा दिया जाता है। शराब के व्यक्तिगत जीवन पर रोक लगा दी जाती है। राणा सांगा युद्ध से पहले राजस्थान की लगभग समित रियासतों को युद्ध में सहायता के लिए चिट्ठी लिखता है, जिसे पाती पेरवन कहते हैं। और इसमें सहायता के लिए आए थे आमेर के पृथ्वीराज कछवा, चंदेरी का मेदिनी रॉय, बीकानेर के कल्याणमल, जोधपुर से मालदेव, मेड़ता का बीरमदेव, सिरोही का अखीराज देवड़ा, बांगड़ का उदय सिंह, जो कि बांगड़ क्षेत्र किसको कहते हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा को, कठियावाड़ का सालाजा, तो साला जाती है यहाँ पर, गोगंदा से झाला सज्जा, और बिजोलिया का अशोक परमार, ये परमार भी जाती है, परमार वंश और पवार जाती है। मेवात का हसन खां मेवाती और इब्राहिम लोदी का छोटा भाई महमूद लोदी भी यहाँ पर आता है। युद्ध में सांगा की आंख में तीर लगने से युद्ध मैदान में मालदेव बाहर ले गया यहाँ पर सांगा को, और झाला अज्जा ने फिर युद्ध का नेतृत्व किया और मेवाड़ के शासकों की रक्षा करके यहाँ पर झालाइयों ने योगदान दिया। ये झालाइयों की 7 पीढ़ियों ने युद्ध में बाबर की यहाँ पर जीत हो गई और घायल सांगा को बसवा यानी दौसा लाया गया। सांगा को युद्धरत और युद्ध उन्मुक्त दे करके यहाँ पर कालपी में सभी सरदारों द्वारा जहर देकर मार दिया गया और समाधि इनकी मांडलगढ़ में है। इस युद्ध में मीराबाई के पति भोजराज सांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे और मीरा के पिता थे रतन सिंह राठौड़, यहाँ पर मरे गए थे। बीरमदेव के भाई थे रतन सिंह राठौड़। सांगा को सैनिकों का भग्नावेश कहते हैं। सांगा का अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट के रूप में याद किया जाता है। भारत के राजतिलक समूचे हिंदू साम्राज्य का अंतिम ये दृश्य पूर्ण हो जाता है। यहाँ पर अंतिम दृश्य है वो पूर्ण हो जाता है। तो राणा रतन सिंह की बात करें 1528 से 1531, बूंदी के सुरताज सूरजमल हाड़ा के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया राणा रतन सिंह। फिर राणा विक्रमादित्य आते हैं, इनकी माँ रानी कर्मावती इनकी संरक्षिका थी। इनके समय 1533 में गुजरात के राजा बहादुर शाह ने आक्रमण किया। फिर संधि में रणथंभौर का किला मेवाड़ वालों ने बहादुर शाह को दे दिया। 1534 में फिर बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। इसके बाद रानी कर्मावती ने हुमायूं के पास राखी भेजकर सहायता की गुहार की। इस समय मेवाड़ का दूसरा शाखा हुआ। देवलिया के बांध सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया गया और रानी कर्मावती ने जौहर किया। बाघ सिंह को रामपोल के पास छतरी बनी हुई है, यहाँ पर इन्हें देवलिया दीवान के नाम से भी जाना जाता है। उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज के दासी पुत्र बनवीर को मेवाड़ का शासनभार सौंपा गया, क्योंकि विक्रमादित्य छोटा था। बनवीर उदय सिंह को मारने के लिए गया, पर पन्ना धाय ने अपने बेटे चंदन की बलि देकर उदय सिंह को बचा लिया। फिर महाराणा उदय सिंह शासक बनते हैं, जो कि
इनकी शादी होती है जयंताबाई से। पन्नाधार उदय सिंह को लेकर कुंभलगढ़ जाती है और कुंभलगढ़ का किलेदार आशादेवपुरा उन्हें शरण देता है। अखेराज सौंदरा ने अपनी बेटी जयवंता बाई को शादी उदय सिंह के साथ की और जोधपुर के राजा मालदेव के समर्थन से बनवीर को हरा करके उदय सिंह महाराणा बनता है। गिरी सुमेल का युद्ध होता है 1545 में शेरशाह वर्सेस उदय सिंह के बीच में। इसमें शेरशाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। इसमें उदय सिंह यहाँ पर संधि कर लेता है। 1557 में धरवाड़ा का युद्ध होता है। अजमेर के सूबेदार हाजी खां पठान वर्सेस उदय सिंह के बीच होता है और मालदेव ने यहाँ पर समर्थन किया और जोधपुर का शासक था जो मालदेव, और उदय सिंह इस युद्ध में हार जाता है। फिर 1559 में उदय सिंह उदयपुर की स्थापना करता है और इसी समय उदय सागर झील का निर्माण यहाँ पर कराया जाता है। और यहाँ पर फिर तीसरा शाखा होता है 1567 से 68 में अकबर का चित्तौड़ पर आक्रमण होता है। उदय सिंह चित्तौड़ के किले की चाबी जयमल को सौंप करके स्वयं गिरवा की पहाड़ियों में चला जाता है और मेड़ता का राजा यहाँ पर अबुल फजल इसे कन्नौर का युद्ध कहता है। कर्नल जेम्स टॉड राजस्थान की थर्मोपल्ली कहता है हल्दीघाटी को युद्ध को। आदर्शी लाल श्रीवास्तव बादशाह बाग का युद्ध कहते हैं। हकीम खां सूरी और पूंजा भीम भी महाराणा प्रताप की तरफ से लड़े थे यहाँ पर हल्दीघाटी के युद्ध में। हल्दीघाटी के युद्ध बाद जब महाराणा प्रताप की आर्थिक स्थिति खराब हो गई तब भामाशाह और उसके भाई ताराचंद अपनी सारी संपत्ति महाराणा प्रताप को दे देते हैं। मेहतर खां नामक सैनिक ने उखड़ती मुगल सेना को पुनः प्रोत्साहित किया और शक्ति सिंह अकबर की तरफ से लड़ता है, लेकिन बाद में भावुकता से राणा प्रताप के साथ मिल जाता है। कन्हैया लाल सेठ ने पाथल और पीथल नामक रचना लिखी है। पाथल यहाँ पर प्रताप के लिए काम में लिया गया है और पीथल यहाँ पर पृथ्वीराज राठौड़ के लिए काम में लिया गया है। पृथ्वीराज राठौड़ की शादी महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की बेटी किरण कंवर से हुई थी और हल्दीघाटी के युद्ध के बाद मुगल सेनापति शाह शहबाज खां कुंभलगढ़ के किले को जीतने के 4 असफल प्रयास करता है। 1580 में शेरपुर नामक स्थान पर अमर सिंह यहाँ पर मुगल हर्रम मिस्त्रियों को गिरफ्तार कर लेता है। ये जो मुहर्रम मिस्त्रियां करती हैं उनको शेरपुर में ये अमर सिंह गिरफ्तार कर लेता है। फिर 1582 में दिवेर का युद्ध होता है। इसे मेवाड़ का मैराथन कहते हैं। कर्नल जेम्स टॉड ने इसको मेवाड़ का मैराथन कहा है दिवेर के युद्ध को। इस युद्ध में मुगल सेनापति सुल्तान खान मारा जाता है। महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल अभियान चलाया जगन्नाथ कछवा ने किया था। ये जगन्नाथ कछवा की 32 खंभों की छतरी मांडलगढ़ में बनी हुई है। महाराणा प्रताप ने चित्तौड़ में मांडलगढ़ को छोड़कर के लगभग पूरे मेवाड़ को पुनः जीत लिया और अंतिम समय में प्रताप ने अपनी राजधानी चावंड यानी डूंगरपुर को बनाया और वहां से चित्रकला की मेवाड़ शैली यहाँ पर प्रारंभ होती है और यहाँ पर मंदिर बनवाया गया जो चामुंड माता का मंदिर है यहाँ पर बनवाया जाता है। जनवरी 1597 में चावंड में धनुष खींचते समय राणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। राणा प्रताप की छतरी है बारडोली में मिली है और यहाँ पर बोला है विंदिया जा मिज आण बस गज माथे बणमोड़ सुरंग दुरंग प्रवेश सत निज तक फालक तोड़। यानी हल्दीघाटी के युद्ध के बाद अकबर खुद उदयपुर पर आक्रमण करता है और इसका नाम मोहम्मदाबाद कर देता है। हल्दीघाटी साख दे चेतक झाला मार हूण घाटी दिस सदा माटी माटी राण। यानी ऊटला का युद्ध भी कहते हैं। यह हरावल का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए जयद्र सिंह चुंडावत वर्षे बल्लू सत्तावत के बीच में ऊटला का युद्ध प्रारंभ हुआ था और बलबल धावो बोलियो अब लग फाटक से सिर फेंक्यो भई काट निज पहला दुरंग प्रवेश। अमर सिंह की बात करें, यहाँ पर अमर सिंह का शासनकाल रहता है 1597 से 1620। 5 फरवरी 1615 में मुगल में मेवाड़ संधि होती है। मुगल मेवाड़ संधि जहांगीर के काल में होती है। मेवाड़ की तरफ से संधि का प्रस्ताव लेकर गए थे हरिदास जाला और शुंभकर्ण। ये मेवाड़ की तरफ से संधि का प्रस्ताव लेके गए थे। शर्तें थी मुगल दरबार में युवराज करण सिंह जाएगा और करण सिंह का 5000 का मनसबदार बनाया जाएगा। महाराणा अमर सिंह ने इस बात से दुखी होकर कि शासन प्रबंध करण सिंह को सौंप दिया कि वह स्वयं नौचौकी नामक राजस्थान में जो नौचौकी है वहां पर जाकर के रहने लगा। अमर सिंह के समय मेवाड़ चित्रकला शैली का विकास हुआ था। अमर सिंह की छतरी हाड़ में है और अमर सिंह के
बाद सभी उदयपुर में जगमंदिर महलों का किया। शाहजहां विद्रोह के दौरान जगमंदिर में शरण लेता है और उदयपुर में महल बनवाए। दिलखुश महल और कर्णविलास महल यहाँ पर बनवाए गए। फिर आते हैं जगत सिंह प्रथम। जगत सिंह प्रथम यहाँ पर क्या करते हैं, जग मंदिर महलों का निर्माण पूरा करवाया। उदयपुर में जगदीश यानी जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया और इस मंदिर पर जगन्नाथ राय प्रशस्ति लिखी हुई है। किसके द्वारा? कृष्ण भट्ट ने लिखी हुई है। 1631 में शाहजहां ने सुजान सिंह को मेवाड़ से अलग करके शाहपुरा भीलवाड़ा की रियासत दी और यहाँ पर जगदीश मंदिर के पास वाला धाम का मंदिर महाराणा की धाय नौजूबाई द्वारा बनवाया गया है। महाराणा ने पिछोला में मोहन मंदिर और रूपसागर तालाब का निर्माण करवाया है। राज सिंह की बात करें, उत्तराधिकारी संघर्ष में औरंगजेब के साथ देता है ये राज सिंह और औरंगजेब के द्वारा जजिया कर लगाने पर विरोध करता है। जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह को औरंगजेब के खिलाफ समर्थन देता है। इसे राठौर सिसोदिया गठबंधन कहते हैं। राज सिंह अजीत सिंह का गठबंधन कहते हैं। नजर ने पूंगी जांगा गोलियो पड़ियो ने आग, पावने पवनी धनो सिर पड़ियो गढ़ जाग। क्षतिग्रस्त किले का पुनर्निर्माण करवाते समय अकबर की संग्राम नामक बंदूक की गोली से जयमल जख्मी हो जाता है और किले में यहाँ पर अन्य जल की समस्या उत्पन्न होने पर साका करने का निश्चय किया जाता है। फतेह सिंह चूड़ावत की पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर किया जाता है। फतेह सिंह एवं जयमल के नेतृत्व में केसरिया किया जाता है। जयमल जख्मी होने के कारण कल्ला राठौड़ के कंधे पर बैठकर लड़े थे, इसलिए कल्ला राठौड़ को 4 हाथों के लोक देवता के रूप में पूजते हैं। फत्ता और चुंडावत की छतरी रामपोल के नाम से बनी हुई है और जयमल और कल्ला की छतरी हनुमान पोल और भैरव पोल के बीच बनी हुई है। अकबर इन दोनों की वीरता से प्रभावित होकर इन दोनों की गजारूढ़ मूर्तियां हैं आगरा के किले पर लगवाता है और बीकानेर में जूनागढ़ किले के बाहर भी इसकी मूर्ति लगी हुई है। और यह चित्तौड़ का तीसरा साका था। हे गण मारो धू घणी असुर फिरे किमान, कूचो जू चित्रकूटरी दींगी माही दीवान। यानी यहाँ पर नाना गींगा गीगली जामन कायण गे, भड़ डाल्या निज हाथ सु कर्तव्य ऊंचो नहे। कर्तव्य नेह मतलब स्नेह होता है, जामन मतलब पत्नी, माँ और कायण मतलब पत्नी होती है, गीगली मतलब लड़की और गीगा मतलब होता है यहाँ पर लड़का। इस युद्ध के बाद उदय सिंह अपनी राजधानी गोगुंदा बनाता है और गोगुंदा में ही उदय सिंह की छतरी बनी हुई है। फिर आते हैं महाराणा प्रताप। 1572 से 1597 तक उनका शासनकाल रहता है। महाराणा प्रताप का राजतिलक गोगुंदा में हुआ है। सेलुम्बर के रावल कृष्णदास चूड़ावत जगमल को हरा करके महाराणा प्रताप को राजगद्दी पर बैठा देता है, यानी राजमहलों की क्रांति होती है यहाँ पर। जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। माता थी जयवंता बाई, पत्नी थी अजमादे कंवर। बचपन का नाम कीका छोटा बच्चा था और पुनाभिषेक कुंभलगढ़ के किले में हुआ था। पुनः राज्याभिषेक और राजधानी थी गोगुंदा। हल्दी घाटी का युद्ध होता है 18 जून 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। इस युद्ध में शाही सेना का सेनापति था मानसिंह और यह मानसिंह का पहला स्वतंत्र अभियान था। हल्दी घाटी के युद्ध से पूर्व राणा प्रताप को समझाने के लिए भेजे गए जो दूतावास है जम्मा भट्टो है। जम्मा भट्टो में हम याद करें जलाल खान, मानसिंह, भगवंत दास और टोडरमल हैं। युद्ध में राणा प्रताप के घोड़े चेतक के घायल होने पर प्रताप युद्ध क्षेत्र से बाहर निकल जाता है और उसकी जगह झाला मानसिंह विदा है युद्ध का नेतृत्व करते हैं। चेतक की समाधि बलीचा गांव में बनी हुई है और वादायूनी इस युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहते हैं। रूपनगढ़ किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब की इच्छा के विरुद्ध विवाह किया और इस विवाह से पूर्व युद्ध में सेलुम्बर का रावत रतन सिंह चूड़ावत युद्ध में जाने से मना कर देता है। अपनी पत्नी हाड़ी रानी शैल कंवर को समझाने पर युद्ध के लिए तैयार होता है और वह उससे कोई निशानी मंगवाता है। हाड़ी रानी शैल कंवर निशानी के तौर पर अपना सिर काट कर दे देती है। चूड़ावत मांगी सेनानी सिर काट दे दियो सत्राणी। तो सूत्री सेनानी चाही समर सलुम्बर धीरा, चूड़ामती मेलसिया इंधन मेलोसिस। यानी रूपनगर की राजकुमारी रूपवती है। चंचल कुमारी से भी राज सिंह औरंगजेब की इच्छा के विरुद्ध विवाह करता है। और यहाँ पर सिहाड़ नाथ द्वार में श्रीनाथ जी की मूर्ति लगवाई गई है। कांकरौली राज संबंध में द्वारकाधीश की मूर्ति लगवाई गई है। उदयपुर में अम्बा माता का मंदिर है।
राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया, जहां पर अमर सिंह ने अपना अंतिम समय नौचौकी पर बिताया है। इस झील का निर्माण अकाल राहत कार्यों के लिए करवाया गया। इस झील के किनारे 25 बड़े दो अब शिलालेखों में राज प्रशस्ति लिखी गई है और इसकी रचना की है रणछोड़ भट्ट ने। राज सिंह की रानी थी रामरस दे, त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया है। माता थी जनादे, जानाद सागर तालाब का निर्माण इन्होंने करवाया है उदयपुर में। उपाधि की बात करें, विजय कटकातु यानी सेना को जीतने वाला। राज सिंह को यहाँ पर हाइड्रोलिक रूलर भी कहते हैं। महाराणा कुंभा के बाद मेवाड़ में सर्वाधिक सांस्कृतिक गतिविधियों का इनके समय प्रोत्साहन मिला है। जयसिंह की बात करें, 1680-1698 में शासनकाल रहता है। जयसिंह ने जयसमंद झील का निर्माण करवाया। गोमती, कावरी, रूप पत्नी यहाँ पर पानी को रोक करके जयसमंद झील का निर्माण कराया। इसे देवर झील भी कहते हैं। इस झील के दो टापू हैं, बाबा का भांगरा और बारी। अमर सिंह सेकंड की बात करते हैं। अमर सिंह सेकंड देवारी समझौता करते हैं। मेवाड़ राणा अमर सिंह सेकंड, आमेर की राजा सवाई जय सिंह, फिर मारवाड़ा राजा अजीत सिंह, इनके बीच में देवारी समझौता होता है। अजीत सिंह को मारवाड़ दिलाने में सहायता करेगा। अमर सिंह की बेटी चंद्र कुंवर की शादी सवाई जय सिंह के साथ इस शर्त पर की गई कि चंद्र कुंवर का बेटा ही आमेर का अगला राजा बनेगा। संग्राम सिंह सेकंड आते हैं। सबसे पहले मराठों की हस्तक्षेप इन्हीं के समय हुआ था। मराठों ने यहाँ से कर वसूला था और इसने उदयपुर में शहरियों की बाड़ी का निर्माण करवाया और हुड़ा सम्मेलन की रूपरेखा इन्होंने संग्राम सिंह सेकंड ने तैयार की। जगत सिंह सेकंड आते हैं। जगत निवास महल उन्होंने बनवाए थे। 17 जुलाई 1734 में हुड़ा सम्मेलन बुलाया। उद्देश्य था मराठों के खिलाफ सभी राजपूत रियासतों को एक करना। वर्षा ऋतु समाप्त होते ही रामपुरा में मराठों के खिलाफ युद्ध किया जाएगा। जयपुर के से आए थे यहाँ पर इसमें सम्मेलन में सवाई जय सिंह, जोधपुर से अभय सिंह, कोटा से दुर्जनपाल, बीकानेर से जोरावर सिंह, करौली से गोपाल सिंह और किशनगढ़ से राज सिंह, बूंदी से दलेल सिंह और नागौर से भक्त सिंह। अध्यक्षता की थी यहाँ पर जगत सिंह सेकंड ने। सवाई जय सिंह की अध्यक्षता ने को नए अध्यक्ष नहीं बनाया गया और इसी वजह से उसके नाराज होने पर हुड़ा सम्मेलन असफल रहा। उदयपुर में जगत विलास महल बनाया गया। दरबारी नंदराज ने जगत विलास नामक पुस्तक लिखी है और मराठों ने इसी के शासन में मेवाड़ में पहली बार प्रवेश कर इससे कर वसूला था। फिर आते हैं भीम सिंह। कृष्णा कुमारी से इनका विवाद होता है। कृष्ण कुमारी विवाद होता है, मेवाड़ विवाह होता है। यहाँ पर मेवाड़ महाराणा भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी की सगाई मारवाड़ के राजा भीम सिंह के साथ होती है। संयोगवश शादी से पहले मारवाड़ राजा भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है, अतः कृष्णा कुमारी की सगाई जयपुर नरेश जसवंत सिंह के साथ कर दी जाती है। मारवाड़ महाराजा मान सिंह इस बात पर आपत्ति जताते हैं और गिंगोली का युद्ध जयपुर वर्ष जोधपुर होता है। नागौर में परबतसर के पास ही युद्ध होता है। बीकानेर महाराजा सूरज सिंह एवं टोंक नवाब अमीर खां पिंडारी जयपुर की तरफ से लड़ते हैं। यहाँ पर इस विवाद को समाप्त करने के लिए आसिंद ठाकुर, अजीत सिंह चुंडावत और अमीर खां पिंडारी के कहने पर कृष्णा कुमारी को जहर देकर मार दिया जाता है और 1818 में भीम सिंह ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि कर ली। संधि में मेवाड़ की तरफ से अजीत सिंह चुंडावत और अंग्रेजों की तरफ से मैडकॉफ था। मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे कर्नल जेम्स टॉड थे। फिर हम बात करें महाराणा स्वरूप सिंह की। इन्होंने मेवाड़ में स्वरूपशाही सिक्के चलाए हैं और मेवाड़ में किसी को इनाम देते समय यहाँ पर चांदोड़ी सिक्का दिया जाता था और 1857 की क्रांति के समय ही शासक रहे हैं। इन्होंने यहाँ पर डाकण प्रथा है वो समाप्त की है। 1849 में इस पर रोक लगाई है। डाकण प्रथा पर उन्होंने रोक लगाई है। सज्जन सिंह की बात करें, सज्जन सिंह किले का निर्माण करवाया। इसे मेवाड़ का मुकुटमणि कहते हैं सज्जन सिंह किले को। वीर विनोद के रेखल श्यामल दास के कबीराज की उपाधि दी गई है। 2 जुलाई 1870 को देश हितैषणी सभा की स्थापना की और यह एक समाज सुधार संस्था थी। राजपूतों के में विवाह होने पर खर्चे को सीमित करना, बहुविवाह पर रोक लगाना आदि बताया गया है। कबीराज श्यामल दास भी इनके सदस्य थे और 1880 में महाइंद्र शाह सभा की स्थापना की और ये एक न्यायिक संस्था थी। फतेह सिंह की बात करें, प्रसिद्ध है बिजोलिया आंदोलन इन्हीं के समय शुरू हुआ था। 1930 में जब लॉर्ड कर्जन के दिल्ली दरबार में भाग लेने जा रहे थे तब केसरी सिंह बारट ने इन्हें यहाँ पर पत्र लिख करके चेतावनीराज चुंगटिया नाम से जाना जाता है पत्र लिखा था। छल छलिया घमसाण राणा सदा रहियो निडर, देखता फरमान हलचल किन पतमल हुए। आजादी के समय यहाँ का महाराणा भोपाल सिंह था
जिसे राजस्थान का पहला महाराज प्रमुख बनाया गया। और यहाँ पर हम देखें, इसे मंगरो छोड़हू नहीं भू, बुढ़त मत बिलभाए, सेला टकरा झेलतू भांजा बस ल जाए। मारवाड़ के राठौड़ों का इतिहास यहाँ पर हम देखें अगला, तो मारवाड़ के राठौड़ों का इतिहास कैसा रहा है। राजस्थान में आने वाली अंतिम राजपूत जाति थी और राजपूतों की एक शाखा कन्नौज जाति है और कन्नौज पर गहड़वालों का अधिकार होने से बदायूं चले गए। यहाँ से राव सिंहा राजस्थान आता है और कई ऐतिहासिक स्रोतों से गहड़वाल और राठौड़ दोनों को एक ही बताया जाता है। कुल देवी थी नागणची। ये चील पक्षी को पवित्र मानते थे। राठौड़ों की विरुद्ध उपाधि हम देखें, रणवाका युद्ध क्षेत्र में बहादुरी प्रदर्शित करने वाला, और कमध्वज की इनको उपाधि दी गई है। फिर आते हैं राव सिंहा। पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता के लिए राव सिंहा बदायूं से 1240 में खेड़ा बालोतरा आता है और इसे अपनी राजधानी बनाता है। राव सिंहा को राजस्थान के राठौड़ों का आदि पुरुष कहा जाता है। गायों की रक्षा करते हुए राव सिंहा पाली के नीठू गांव में मारा जाता है और नीठू गांव में राव सिंहा का स्मारक है। इसमें अपनी रानी पार्वती सोलंकी की सती होने का भी उल्लेख है। राव आस्थान आते हैं, जलालुद्दीन खिलजी के खिलाफ युद्ध करते हुए मारा जाता है। फिर राव दूहड़ आते हैं, यह कर्नाटक में कुलदेवी नागणची की मूर्ति बना लेकर आता है और इसे बाड़मेर गांव के नगाना गांव में स्थापित करता है। इसके छोटे भाई का नाम धांधल है, जो कि लोक देवता बाबूजी के पिता थे। फिर रावल मल्लीनाथ की बात करें, राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता है रावल मल्लीनाथ। इन्होंने अपनी राजधानी मेवानगर नागौड़ा बनाई है। मल्लीनाथ के नाम पर मारवाड़ क्षेत्र को मलानी कहते हैं। इनकी पत्नी थी रूपा देवी और बेटा था इनका जगमाल, जो गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा की बेटी गीदोली को उठा लाता है। और यह गणगौर विसर्जन का दिन था, इसलिए आज भी राजस्थान में गणगौर पर गीदोली गाई जाती है। और भाई थे इसके बीरम। मल्लीनाथ ने जगमाल की राजा ने बना करके बीरम को राजा बना दिया था। चूंडा की बात करें, चूंडा प्रतिहार शासक था। चूंडा को दहेज के रूप में मंडौर दिया गया और चूंडा ने अपनी बेटी हंसाबाई की शादी मेवाड़ के राजा लाखा के साथ की और अपनी मोहिल रानी के प्रभाव में आकर के अपने बड़े बेटे रणमल को राजा ने बना करके कान्हा को यहाँ पर राजा बना देता है। रानी थी यहाँ की चांद कबर सोनगरा और इसने चांद बावड़ी का निर्माण करवाया है। तो रणमल की बात करें, हंसाबाई का भाई जो मेवाड़ चला जाता है, मोकल व कुंभा का संरक्षक बनता है और इसकी प्रेमिका भारमली की सहायता से जहर देकर मेवाड़ में हत्या करा दी जाती है। जोधा की बात करें, जोधा और कुंभा के बीच चावल वावल की संधि हुई। जोधा ने अपनी बेटी सिंगार कबरी की शादी कुंभा के बेटे रायमल से कर दी। 1459 में जोधपुर शहर की स्थापना की और चिड़िया टूक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ किला बनाया गया। मेहरानगढ़ किले की नींव है करणी माता ने रखी है। करणी माता जोधा की धर्मबहन थी और जोधा ने मेहरानगढ़ किले में चामुंडा माता और नागनेशी माता मंदिर बनवाए हैं। जोधा के पांचवें पुत्र बीका ने बीकानेर की स्थापना की है। राव सूजा की बात करें, बीकानेर के राव बीका ने जोधपुर पर आक्रमण कर दिया और राजमाता जसमादे हाड़ी की मध्यस्थता से संधि हुई और बीका को कुछ राज्य यहाँ पर दिए गए। फिर राव गागा की बात करें, खानवा के युद्ध में अपने बेटे मालदेव के साथ 4000 सैनिक भेजकर राणा सांगा की मदद करता है। अफीम के नशे में मालदेव ने राणा गंगा की हत्या कर दी और इसलिए मालदेव को मारवाड़ का पुत्रहंता शासक भी कहते हैं। मालदेव की बात करें, मालदेव का सबसे शक्तिशाली राजा था। भारतीय इतिहासकार इसे असमत वाला बादशाह कहते हैं। जिस समय मालदेव का राज तिलक हुआ था, उसके पास जोधपुर और पाली के 2 ही परगने थे और फिर कालांतर में मालदेव ने अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत 52 युद्धों के साथ 58 परगने यहाँ पर जीत लिए थे। पाहोवा का युद्ध होता है 1541 में। जोधपुर राजा मालदेव पर से बीकानेर राजा जैत सिंह के बीच में पाहोवा का युद्ध होता है। मालदेव इस युद्ध को जीतता है और जैत सिंह लड़ते हुए मारा जाता है। मालदेव बीकानेर का शासक प्रबंध कूपा को संभला देता है। वह कूपा को डीडवाना की जागीर देता है। जैत सिंह का बेटा कल्याणमल शेरशाह सूरी के पास चला जाता है और मालदेव ने बीरम देव से मेड़ता यहाँ पर छीन लिया। बीरम देव भी रणथंभौर के सूबेदार की सहायता से शेरशाह सूरी से जाकर मिल जाता है और यहाँ पर बीरा की बात करें, बीरा सिंघल को हरा करके भादरा चूर्ण छीन लेता है और नागौर के दौलत खां को हराता है। फिर आता है गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में। इसे जैतारण का युद्ध भी कहते हैं। मालदेव वर्सेस शेरशाह सूरी के बीच में लड़ा जाता है।
अविश्वास की वजह से मालदेव यहाँ पर पीछे हट जाता है और मालदेव की सेना के दो सेना नायक होते हैं, जेता और कूपा शेरशाह के खिलाफ लड़ाई करते हैं। शेरशाह मुश्किल से युद्ध को जीत पाता है। अतः शेरशाह के मुंह से बरबस ही निकल जाता है, बोलो सूरी राजसू गिरी घाट घमसान, मुट्ठी खातर बाजरी खो दे तो हिंदमान। यानी शेरशाह आगे बढ़ कर के जोधपुर पर अधिकार कर लेता है और मालदेव सिवाना बाड़मेर में भाग जाता है। सिवाणों को राठौड़ की शरण स्थली कहते हैं। कल्याणमल व बीरम देव को बीकानेर व मेड़ता के राज्य पुनः मिल जाते हैं। यहाँ पर सुमेल सुमेल युद्ध से पूर्व एक टुकड़ी बीकानेर भेजी जाती है, जिसका नेतृत्व किशन सिंह कानड़ कर रहे थे। कूपा इसके सामने आत्मसमर्पण कर जोधपुर आ जाता है। 1557 में मालदेव घरमणा के युद्ध में उदय सिंह के खिलाफ हाजी खां और पठान की सहायता देता है। शेरशाह से हारने के बाद हुमायूं जब फलौदी जोधपुर में था, तब उसने मालदेव के पास अपने दूत भेजे। कौन कौन सी? रायमल सोनी, अतका खां और मीर मीर समेत अपने दूत भेजे थे। मालदेव ने सकारात्मक उत्तर दिया। वह हुमायूं को बीकानेर परगना देने का वादा किया। हुमायूं अविश्वास की वजह से जोधपुर न जाकर आकर के सिंध की तरफ चला जाता है और उसकी रानी का नाम था उमादे। ये जैसलमेर के लूणकरण सिंह की बेटी थी, लूणकरण की बेटी थी और इतिहास में इसको रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अपना कुछ समय तारागढ़ किला और अंतिम समय मेवाड़ के केवला गांव में बिताया है। मान रखे जो पीव रखे तजमान, दो दो गैद ने बंधु हो एक खंबू ढाण। यानी बांदा भारमली की प्रेम कहानी है। अबुल फजल अकबर नामा में मालदेव की तारीफ करता है। बंदायूनी भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार इसको बताता है। इसको यहाँ पर शेरशाह को, या फिर हम बात करें यहाँ पर जो बंदायूनी है, ये भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार इसको बताता है। मालदेव की ये तारीफ करता है। मालदेव को बंदायूनी भारत का क्या बताता है? महान पुरुषार्थी राजकुमार बताता है। फिर आते हैं चंद्रसेन। मालदेव ने अपने बड़े बेटे को राजा ने बनाकर अपने छोटे बेटे चंद्रसेन को राजा बनाया और यहाँ पर चार भाई थे। राम को गुंदोज का परगना दिया गया, उदय सिंह को फलौदी का परगना दिया गया, चंद्रसेन को राजा बनाया गया और रायमल को सिवाना का परगना दिया गया। 1570 में अकबर का नागौर दरबार लगता है। जैसलमेर के हरराज सिंह आते हैं, बीकानेर के कल्याणमल, और चंद्रसेन का बड़ा भाई उदय सिंह यहाँ पर जाता है जोधपुर से। चंद्रसेन भी इस दरबार में गया था। चंद्रसेन स्थिति को अनुकूल न देखकर यहाँ से भद्राजुण चला जाता है और अकबर भद्राजुण पर आक्रमण कर देता है। चंद्रसेन सिवाना बाड़मेर चला जाता है। भद्राजुण से सिवाना, फिर सिवाना से पीपलू और पीपलू से कनौजा जाता है। भटकते हुए रामचंद्र सेन की पाली सोजत के पास सारणा यानी गांव था सिंचियाई में पहाड़ियों में मृत्यु हो जाती है और यहाँ पर चंद्रसेन और उसके साथ सती हुई 5 रानियों के स्मारक है। चंद्रसेन को मारवाड़ का भूला विस्तार शासक भी कहते हैं। चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहते हैं। इसे प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। महाराणा प्रताप का राजतिलक में चंद्रसेन भी उपस्थित था और अकबर ने 1572 में बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त कर दिया। नेक्स्ट हम बात करें मोटा राजा उदय सिंह। अपनी बेटी मानीबाई की शादी जहांगीर के साथ कर दी थी और इसे इतिहास में जोधाबाई कहा जाता है। इसे जगत गोसाई भी कहते हैं। मानीबाई का बेटा खुर्रम शाहजहां था और इस प्रकार मोटा राजा उदय सिंह जोधपुर का पहला राजा था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली और उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किए। कल्ला रायमलोद की बात करें, यह मोटा राजा उदय सिंह के छोटे भाई रायमल का बेटा था। इन्होंने सिवाना का दूसरा साका किया। कल्ला रायमलोद ने अपनी मृत्यु से पहले ही पृथ्वीराज राठौड़ जो कि बीकानेर में शासक थे, उन्होंने अपनी मर्सियाँ लिखवा लिए। मर्सिया क्या होता है? किसी वीर के युद्ध में वीरतापूर्वक लड़ते हुए मारे जाने पर कवि द्वारा उनकी वीरता पर लिखे जाने वाले दोहे हैं मर्सिये। और कटिया पहला कोडसु गात सुनी निजाय, जिन विधि कवि जावियो उन विधि कटियो जाए। यानी गज सिंह की बात करें, ये मानरा बेगम के कहने पर गज सिंह ने अपने छोटे पुत्र जसवंत सिंह को राजा बना दिया। अमर सिंह को नागौर का परगना दिया गया। अमर सिंह शाहजहां के दरबार में उसके मीर बख्शी सेनापति सलावत खां की हत्या कर देता है। अमर की कमर में कहाँ की कटारी, पाव सिर लोहे से हिलाई सारी पातशाही,
होती शमशेर की दिनाए ले तो आगरी, यानी अमर सिंह राठौड़ को कटार का धनी कहते हैं। अमर सिंह का साला था अर्जुन सिंह गौड़, धोखे से उनकी हत्या कर देता है और बल्लू चंपा रावत आगरा के किले से अमर सिंह की लाश लाता है। अमर सिंह राठौड़ के घोड़े का नाम था बादल। अमर सिंह की 16 खंभों की छतरी है, नागौर में बनी हुई है। आज भी राजस्थान के ख्याल और रस्मतों में अमर सिंह को याद किया जाता है। मतीरे की राड़ की लड़ाई हम देखें, बीकानेर राजा करण सिंह और नागौर के अमर सिंह के बीच हुई थी। जसवंत सिंह आते हैं, शाहजहां के पुत्रों के उत्तराधिकारी संघर्ष में इन्होंने दारा सिकों का साथ दिया। शाहजहां ने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि दी और इसको घरमत का युद्ध हम देखें, दारा सिकों और औरंगजेब के बीच में होता है। इस युद्ध में दारा की सेना का सेनापति जसवंत सिंह था और दूसरे सेनापति थे कासिम खान। इससे अनबन होने पर जसवंत सिंह बीच में ही युद्ध छोड़कर जोधपुर वापस आ जाता है और घरमत के युद्ध में हारकर वापस आने पर जसवंत सिंह की रानी जसवंत दे हाड़ी ने किले के दरवाजे बंद कर दिए थे। बची हुई राजपूत सेना का नेतृत्व रतलाम का राजा रतन सिंह राठौड़ करता है और युद्ध में लड़ता हुआ मारा जाता है। रतन सिंह राठौड़ की वीरता पर जग्गा खीड़िया ने एक पुस्तक लिखी है, बचनी का राठौड़ रतन सिंह महेश दासोतरी। और खजुआ का युद्ध है, इसमें जसवंत सिंह औरंगजेब की तरफ से लड़ता है और औरंगजेब ने जसवंत सिंह राठौड़ की अफगानिस्तान भेज दिया, काबुल का गवर्नर बना करके। और वहीं पर जमरूद का थाना नामक स्थान पर 1678 में जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब ने उनकी मृत्यु पर कहा था, आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया, यानी धर्म का विरोधी करने वाला मारा गया। जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद 1 साल बाद औरंगजेब 165 एडी में जजिया कर लगाता है। जसवंत सिंह के बेटे पृथ्वी सिंह ने शेर के साथ लड़ाई की और औरंगजेब ने विषैली पोशाक देकर मरवा दिया। यहाँ पर औरंगजेब ने इसे विषैली पोशाक देकर मरवा दिया। पुस्तकें हैं अप्रोक्त सिद्धांत सार, प्रबोध, चंद्रोदय, आनंद विलास और भाषा भूषक, इनके पुस्तकें हैं। इन्होंने औरंगाबाद के पास जसवंतपुरा नामक कस्बा बसाया। इनकी रानी जसवंत दे हाड़ी ने जोधपुर में राई का बाग लगवाया। जसवंत दे ने कल्याण सागर राता नाड़ा तालाब बनवाया। जसवंत सिंह ने जोधपुर में कागा उद्यान बनवाया और इसके दरबार में दरबारी था दलपत मिश्र, जिन्होंने पुस्तक लिखी है जसवंत विलास। मूणौत नैणसीरी ख्यात पुस्तक है और इसमें जोधपुर के राजाओं की वंशावली लिखी गई है। राजस्थान में पहली बार जनगणना का उल्लेख है और पहली बार क्रमबद्ध इतिहास लेखन यहाँ पर हुआ है। मारवाड़ परगनाली ख्यात, इसे मारवाड़ का गजेटियर भी कहते हैं, मूणौत नैणसी को। जब जसवंत सिंह की मृत्यु हुई थी तो उसकी दोनों रानियां गर्भवती थी। औरंगजेब ने आगरा में ने रूप सिंह राठौड़ की हवेली में नजरबंद कर दिया और कालांतर में इसमें अजीत सिंह और दलथम्बन नामक पुत्र होते हैं। अजीत सिंह औरंगजेब ने 36 लाख रुपए के बदले अमर सिंह के पोते इंद्र सिंह को राजा बना दिया और दुर्गादास राठौड़ दोनों रानियों राजकुमारों को लेकर वहां से निकल जाता है। अजीत सिंह को बचाने के लिए एक गोरा नामक महिला ने अपने पुत्र की बलि दी, तो गोरा को मारवाड़ की पन्नाधार कहते हैं। मारवाड़ के इतिहास में दूसों में गोरा का नाम लिया जाता है और गोरा की छतरी जोधपुर में बनी हुई है। सिरोही जिले के कालिंदी गांव में जयदेव पुरोहित के घर में मुकुंददास खींची की देखरेख में इनको रखा जाता है। मेवाड़ महाराणा राज सिंह अजीत सिंह और दुर्गादास को समर्थन देता है। अजीत सिंह को मेवाड़ में केलवा गांव की जागीर दी जाती है। दुर्गादास औरंगजेब के बेटे अकबर से विद्रोह करवा देता है और औरंगजेब ने दुर्गादास व अकबर में फूट डलवा दी थी। अकबर के बेटे बुलंद अख्तर और बेटी थी यहाँ पर अकबर की सफिया तनिया, दोनों दुर्गादास के थे। ये दोनों दुर्गादास के पास रह जाते हैं और दुर्गादास इन्हें जूना बाड़मेर नामक गांव में जगन्नाथ रामचंद्र चंद्रोत के पास रखता है। दुर्गादास इनकी धार्मिक शिक्षा का प्रबंध करता है तथा कालांतर में औरंगजेब को सौंप देता है और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु तक अजीत सिंह को जोधपुर नहीं दिया जाता है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह अजीत सिंह को जोधपुर का बादशाह बनाता है। अजीत सिंह मुगल बादशाह फर्रुखसियर से अपनी बेटी इंद्रकंवर की शादी करता है और यह अंतिम राजकुमारी राजपूत थी जिसकी किसी मुगल बादशाह से शादी हुई थी, यानी कि अंतिम मुगल राजपूत संबंध था। 23 जून 1724 को अजीत सिंह के बेटे बख्त सिंह ने अजीत सिंह की हत्या कर दी और अजीत सिंह की मृत्यु पर उसकी चिता में जानवरों ने स्वेच्छा से अपनी जान दी थी। यहाँ पर
अजीत सिंह के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है गुणसागर, दुर्गा पाठ भाषा है और निर्वाण रथ दुआ है। देवारी समझौता राजकुमार अजीत सिंह ने करवाया था। कछवा राजा सताई जयसिंह व मेवाड़ महाराणा अमर सिंह सेकंड के देवारी नामक स्थान पर हुआ था, जिसके अनुसार अजीत सिंह को मारवाड़ में सवाई जयसिंह को आमेर में पदस्थापित करो और अमर सिंह सेकंड की पुत्री का विवाह सवाई जयसिंह को से करने तथा विवाह से उत्पन्न पुत्र को सवाई जयसिंह का उत्तराधिकारी घोषित करने पर सहमति हुई थी। दुर्गादास राठौड़ के पिता का नाम था आसकरण, जन्मस्थान सालवा और जागीर दी गई लुणेवा गांव की जागीर दी गई। अजीत सिंह ने शासक बनने के बाद दुर्गादास को देश निकाला दे दिया। दुर्गादास यहाँ से महाराणा अमर सिंह सेकंड के यहाँ चला जाता है। अमर सिंह ने इसे रामपुरा और विजयपुरा की जागीर दे दी। यहाँ से दुर्गादास उज्जैन चला जाता है। उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे दुर्गादास की छतरी बनी हुई है। दुर्गादास की मारवाड़रा अणबिंदिया मोती कहते हैं। कर्नल टॉड ने इसे राठौड़ों का थिलुसेज यानी उद्धारक कहते हैं। मायड़ जण जो एड़ो जण जेड़ो दुर्गादास यानी बांध मांडसो थामियो बिन थम्बा आकाश यानी क्या होता है। अभय सिंह की बात करें हम यहाँ पर, अभय सिंह छिजल्ली की घटना है। यहाँ पर विक्रम संवत 1787 में 1730 की बात करें, भाद्रपद शुक्ल दशमी को खिजली नामक गांव में अमृता देवी नामक विष्णुवी महिला अपने पति रामबूजी और अपनी 3 बेटियों के साथ वृक्षों को बचाने के लिए शहीद हो गई। इसमें 363 लोगों ने अपना बलिदान दिया, इसलिए आज भी भाद्रपद शुक्ल दशमी को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं और इसी दिन विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। अमृता देवी के नाम पर सामाजिक वानिकी के क्षेत्र के लिए पुरस्कार दिया जाता है और यहाँ पर 1212 में अमृता देवी पुरस्कार होता है। जालौर की हातिमबाई संस्था है और रेखाराम चौधरी व प्रभुदयाल गुर्जर को ही दिया जाता है। वृक्ष काटने का आदेश है गिरधारी दास कामदार ने दिया और इसके दरबार में 2 कवि थे। करणीदान ने सूरज प्रकाश ग्रंथ लिखा है और वीरमाण ने राजरूपक ग्रंथ लिखा है। इन दोनों पुस्तकों में अभय सिंह और अहमदाबाद के सूबेदार सर बुलंद खान के बीच में युद्ध का वर्णन करते हैं। और फिर मानसिंह आते हैं। जालौर घेरे के समय देवनाथ नामक मानसिंह को राजा बनने की भविष्यवाणी की जाती है। मानसिंह ने राजा बनते ही देवनाथ को अपना गुरु बना लिया। नाथों के सबसे बड़े मंदिर महामंदिर का निर्माण करवाया। नाथ चरित्र नामक पुस्तक लिखी और 1805 में जोधपुर के किले में एक पुस्तकालय बनवाते हैं जिसे मान पुस्तक प्रकाश कहते हैं। और फिर 1807 में गगोली का युद्ध होता है। 1818 में अंग्रेजों से संधि कर लेता है। इसी दरबार में कवि बाकीदास था। इनके दरबार में मानसिंह ने इन्हें कविराज की उपाधि दी है। पुस्तक है इनकी बाकी पासरी ख्यात, कुकवि वालिसी, दातार वावनी और मानजसी मंडल। बाकीदास ने अंग्रेजों का साथ देने वाले राजाओं की निंदा की है और विजयनगर जीन की प्रेमिका गुलाब राय को जोधपुर की नूरजहां हम कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे बीकानेर के राठौड़ों का इतिहास। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।